Hello everyone, this is Archana Yadav. Now we are going to start a new chapter, lesson number 14, water. तो let's start. तो वाटर के बारे में हम सब जानते हैं कि वाटर जो है हमारी अर्थ पे बहुत ही कम है। वैसे तो हमारी अर्थ ब्लू प्लेनेट कहलाती है, हमारी अर्थ पे तो 2/3 पार्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो सारा वाटर फ्रेश वाटर नहीं है, यानी हम उसे अपने यूज के लिए नहीं ले सकते हैं। और जो यूजेबल वाटर है वो सिर्फ 2 और 3% वाटर ही है। हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे एनिमल्स है, वो हम सब के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें वाटर को सेव करना चाहिए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वाटर रहे ही ना पीने के लिए, और हमारे जो अर्थ पे जीवन जीने के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही प्रीशियस चीज है। तो इसलिए बच्चों आप सबको भी वाटर को सेव करना चाहिए। और वाटर सेव बहुत तरीकों से हो सकता है। आप टैप बंद कर सकते हैं, आप वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हैं। जहां कम वाटर से काम चल सकता है वहां ज्यादा वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। और ये सब चीजें आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को अवेयर करें। तो हम देखते हैं, water is a precious, fundamental and most essential substance required for the existence of life on earth. तो वाटर जो है सबसे ज्यादा प्रीसियस, फंडामेंटल और मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस है। ऐसा क्यों? कि आप पानी के बिना ऐसा एक भी दिन अज्यूम कर सकते हैं कि उस दिन आपको पानी का यूज नहीं करना है? तो बच्चों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पानी यूज करने के बहुत सारे रीजन है हमारे पास। हमें जीवन जीने के लिए पानी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पानी जो है बहुत ही कीमती है और हमें उसे सेव करना ही चाहिए। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। हमारे अर्थ की जो टोटल सरफेस है उसका 2/3 पार्ट जो है पानी से कवर्ड है। Water required for many activities, therefore it is essential element required for the continuity life on the planet. वाटर जो है हमारी हर एक्टिविटी के लिए काम आता है, तो इसीलिए ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। और हमारे इस प्लेनेट पे यानी अर्थ पे हमें अगर लाइफ जीनी है तो वाटर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, और वाटर की जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। तो वाटर हम किस किस चीज में यूज लेते हैं? वाटर हम बहुत सारे डिफरेंट पर्पज में यूज लेते हैं। उसमें एवरीडे हाउस होल्ड जो हम रोज घर के काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, और कार वॉशिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में हम जो है वाटर का यूज करते हैं। तो बच्चों हमारी अर्थ पे जो यूजेबल वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है। बहुत सारे गांवों में आज भी ऐसे हैं जहां पर पानी बहुत कम है, और वहां पे पानी के लिए बहुत लंबी लाइन लगा के लोगों को खड़े रहना पड़ता है घंटों तक, तब उनको पीने का पानी अवेलेबल हो पाता है। और कुछ जगह तो आज भी ऐसी है जहां पर लोग बहुत गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है और वहां पे पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो हम बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन है जो हमारे पास पीने के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, उनकी आधी लाइफ, सिर्फ आधी लाइफ पानी लाने में, अपने घर तक पानी लाने में निकल जाती है। और इस चक्कर में जो पानी लाने का ये जो प्रोसेस है उसमें उनको बहुत सारी डिजीज का फेस भी करना पड़ता है। कैसे डिजीज का फेस करना पड़ता है? जब वो बहुत ज्यादा हैवी वेट लेके अपने घर तक आती है तो उनको हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज और किडनी जैसी डिजीज भी हो जाती है। और जो बच्चे डर्टी वाटर का कंज्यूम कर रहे हैं, डर्टी वाटर ले रहे हैं, उनके लिए डायरिया और बहुत सारी डिजीज है, जॉन्डिस है, तो बहुत सारी डिजीज का उन्हें भी फेस करना पड़ता है। आज भी बहुत सारे विलेजेस में बहुत सारे बच्चों की डेथ गंदा पानी पीने की वजह से हो जाती है। तो बच्चों ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि हम सबको मिलकर पानी को सेव करना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के सोर्स क्या क्या है? तो ये लेसन जो है हमारा बहुत ही इजी लेसन है। इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो पानी का सोर्स क्या होता है? हमारे लिए पानी का मेन सोर्स होती है हमारी रिवर्स, लेक, पोंड, और जो रेन होती है। हम सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे रहते हैं? रेन पे डिपेंड रहते हैं। तो fresh water is naturally occurring water present on the earth's surface in pond, river. The major source of water is river and rain. ठीक है, तो मेजर सोर्स कहां से आता है? रेन और रिवर से। वैसे तो हमारी अर्थ पे 71% क्या है? वाटर है। हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 71% वाटर है। लेकिन ये जो पानी है 71%, तो इस पानी का 97% पानी जो है ओशियंस में और सी में है।
वो ओशियंस और सी का जो पानी है यानी जो मराइन वाटर है वो हमारे कंज्यूम करने के लिए, हमारे यूज करने के लिए अच्छा पानी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, उसमें बहुत सारा सॉल्ट है, बहुत सारे केमिकल है। इस कारण से वो वाटर हमारे लिए यूजेबल नहीं है। इवन अगर हम सी के बीच में होते हैं या हम सी में से जा रहे होते हैं तो हमें उल्टा ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि वो जो सॉल्टी वाटर होता है हमारी थ्रस्ट को या हमारी प्यास को और बढ़ाता है। तो अगर हम सी वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उससे हम ज्यादा डिहाइड्रेट होते हैं या ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारे लिए जो फ्रेश वाटर के सोर्स है वो बिल्कुल लिमिटेड है, 2 और 3% ही फ्रेश वाटर के सोर्स है। उसमें से कुछ जो वाटर सोर्स है वो आइस के फॉर्म में पोलर रीजन में है, और कुछ वाटर सोर्स हमारी रिवर है, और कुछ वाटर सोर्स जो मेन वाटर सोर्स है जो रिन्यूएबल है, मतलब हर साल रिन्यू होता रहता है, वो होता है रेन, क्योंकि हर साल रेन तो आती ही है, तो उसी से हमारा जो है जीवन चलता रहता है। पोर्टेबल वाटर, ये पोर्टेबल वाटर क्या होता है? द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज और साल्ट इन इट एंड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस आर कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा पानी जिसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज ना हो और जिसमें कोई भी साल्ट प्रेजेंट ना हो, उसे हम एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं पोर्टेबल वाटर। देखा कि हमें जो सोर्स ऑफ वाटर है उसका मेन सोर्स था रिवर और रेन। तो ये रेन कहाँ से होती है, कैसे होती है, तो हम उसको समझने के लिए वाटर साइकिल की स्टडी करते हैं। तो वाटर साइकिल क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग और कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर एंड पॉन्ड, लेक एंड लैंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल वो प्रोसेस होती है, एक वाटर साइकिल जो होती है एक प्रोसेस होती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है और सर्कुलेट होती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडीज होती है, चाहे वो ओशियंस हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो पॉन्ड्स, लेक्स या लैंड पे कोई भी वाटर बॉडी है, उससे वाटर कहाँ जाता है? एनवायरमेंट में जाता है, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से फिर वापस रेन होती है, और रेन से वाटर वापस कहाँ आ जाता है? यहीं आ जाता है, ओशंस में, रिवर में, पॉन्ड में, ये वाटर वापस यहीं आ जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इसी को कहते हैं हम वाटर साइकिल। तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, वाटर साइकिल के अंदर मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है इवेपोरेशन, सेकेंड होता है कंडेंसेशन, थर्ड होता है प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस लेसन के हर टर्म से हम वाकिफ है, हमने पहले भी ये सब स्टडी कर लिया है। तो इवेपोरेशन हमने स्टडी किया था, हमने कहा था जब वाटर को हम हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो उसकी जो वाटर है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम वही इवेपोरेशन यहाँ पे होता है। जो ओशियंस होते हैं उस पे सन रेज आती है, वाटर के अपर सरफेस क्या होती है? गर्म होती है, और वो पानी वेपर फॉर्म में एनवायरमेंट में चला जाता है। फिर होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन होता है कि जब वाटर वेपर जो एनवायरमेंट में गई है तो वो जब ऊपर जाती है तो ऊपर का एनवायरमेंट क्या होता है? कूल एनवायरमेंट होता है। जब वाटर वेपर वापस से कूल होती है तो उस जो वाटर वेपर के जो क्लाउड्स बन गए थे वो कूल होके क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। जब क्लाउड्स के अंदर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्लाउड्स क्या नहीं कर पाते? उनको होल्ड नहीं कर पाते। तो वो क्लाउड जब उनको होल्ड नहीं कर पाते तो क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, या फिर हिल्स आते हैं। तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो देखते हैं, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड और वाटर इनटू गैसेस फ्रॉम ऑफ वेपर स्टेट। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जब भी किसी पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? द कन्वर्टिंग वेपर और गैसेस फ्रॉम इनटू द लिक्विड। जब वो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो वाटर साइकिल में जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? जब क्लाउड्स ऊपर की लेयर्स में जाते हैं, जब वाटर वेपर ऊपर उठती है, गैसेस की ये क्या होती है? स्पेशलिटीज होती हैं कि वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जब वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऊपर का एनवायरनमेंट क्या मिलता है? उन्हें ठंडा मिलता है, तो वहां पे वो वेपर्स कंडेंसेशन की प्रोसेस में जाती है। कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में वापस आती है, और लिक्विड स्टेट में जब वापस आती है, व्हेन मोर वाटर गेट कंडेंस, जब बहुत सारा पानी कंडेंस्ड हो जाता है, क्लाउड उस पानी को क्या नहीं कर पाता है? होल्ड नहीं कर पाता है, और क्लाउड ऑफ वाटर वेपर आर एटमॉस्फेयर रिजल्ट द प्रेसिपिटेशन। जो वो क्लाउड होते हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पाता, और रिजल्ट क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन होता है तो वापस से क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाता है, स्नो हो जाता है।
आपने देखा होगा कि जो ठंडा ग्लास होता है, जब हम उसमें क्या डाल देते हैं, चिल्ड वाटर डालते हैं, आइसी वाटर डाल देते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या जम जाता है, क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है। जब हम उस ग्लास पे ऐसे अंगुली चलाते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि उस ग्लास के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगती है, और वो ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि वो वहां से निकल के नीचे की तरफ, जमीन की तरफ गिर रही है। वही प्रोसेस वाटर साइकिल में होता है। तो आइए इसको समझने के लिए देखते हैं अगली क्लिप। तो बच्चों, हम वाटर साइकिल को एक बार फिर से समझते हैं। जब सन रेज वाटर के ऊपर आती है, जो ओशियंस, लेक्स और रिवर के अंदर होता है, तो वो वाटर वेपर में चेंज होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन होता है। और कुछ वाटर जो प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स में हमें पढ़ा था टाइनी पोर्स होते हैं, तो उन टाइनी पोर्स से एनी टाइम क्या होता है, कुछ वाटर लॉस होता रहता है, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो वाटर लॉस लीव्स कर रही हैं, इतने सारे पेड़ हैं, सबकी लीव्स क्या करती हैं, वाटर लॉस करती हैं, जो वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाके क्लाउड्स बनाती है। और कुछ वाटर कहाँ से गया था, इवेपोरेशन होके ओशियन में से गया था। तो वो सब वाटर क्लाउड्स ऊपर जाकर जो वेपर के फॉर्म में गए थे, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाता है उनका, क्योंकि ऊपर जो होती है एयर कूल होती है। और जब ये जो क्लाउड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स को और होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वापस से वो ड्रॉपलेट्स अर्थ की तरफ गिर जाती है, या तो स्नोफॉल हो जाता है या रेन हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये जो रेन होती है, ये वापस से हमारी अर्थ के अंदर से जो टाइनी पोर्स होते हैं या मिट्टी के अंदर से होते हुए नीचे चली जाती है। तो नीचे जो पानी की लेयर होती है अर्थ के नीचे, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। जिसी को हम, इस अंडरग्राउंड वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं हैंडपंप से, और कुछ वाटर जो होता है रिवर, लेक्स, और वापस किस में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है। ओशियन से वापस सन क्या करता है, हीट अप करके वाटर को वापस से क्लाउड बनाता है। इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन हमने लेसन नंबर 7 में भी पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं उनके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और उन टाइनी पोर्स में से यानी स्टोमेटा से एनवायरनमेंट में वाटर लॉस होता रहता है। जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती है वो लीव्स में से जो है लॉस होता रहता है। तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्लाउड्स बनाता है, और कुछ वाटर ओशियंस, पॉन्ड, रिवर में से जो वेपर की फॉर्म में जाता है वो क्लाउड्स बनाते हैं। तो ये दोनों ही टाइप की वाटर वेपर मिलके हमारे वाटर साइकिल में या क्लाउड्स बनाने में हेल्प करती है। तो ट्रांसपीरेशन भी जो है वाटर साइकिल में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ताकि वाटर साइकिल जो है हमेशा मेंटेन रहे। In plants, the process of evaporating water through leaves when the water is absorbed through roots is called transpiration. जो पानी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, वो ही पानी लीव्स के थ्रू क्या किया जाता है, इवेपोरेटिंग कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लड। फ्लड से तो आप सब वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। जब भी एक्सेस रेनफॉल हो जाता है तो वहां की जो वाटर बॉडीज होती है, रिवर होती है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनका जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो वाटर लेवल बढ़ के सब जगह पानी फैल जाता है, उसी को कहते हैं फ्लड। तो रेनफॉल ब्रिंग अबाउट लाइफ। जो रेनफॉल होती है उसी से हमारी लाइफ चलती है, क्योंकि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है जिस पे हम डिपेंड करते हैं वो होती है रेन। बट एक्सेस रेनफॉल लीड द इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर और पॉन्ड। लेकिन जब एक्सेस रेनफॉल हो जाता है तो उससे रिवर और पॉन्ड का जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो ही वाटर लेवल इंक्रीज होके क्या लाता है, फ्लड लाता है। फ्लड कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल। तो फ्लड के कारण बहुत सारी चीजें डैमेज होती है, जैसे बहुत सारी ह्यूमन लाइफ को डैमेज होता है, क्योंकि जब घरों में पानी घुस जाता है तो सब खाने पीने का सामान बर्बाद हो जाता है, और क्रॉप्स को नुकसान होता है, बहुत सारी क्रॉप्स जो है बर्बाद हो जाती है। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे मर जाते हैं। एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनको भी फ्लड बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जो भी एनिमल रिवर में, पॉन्ड में रह रहे थे, उसके वो भी फ्लड के कारण बहुत इफेक्ट होते हैं।
दिस एक्सेस वाटर में स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कजिंग फ्लड। ये जो एक्सेस वाटर रेनफॉल के थ्रू आ गया है, ये कहाँ स्प्रेड, कहाँ फैल जाता है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, जिस कारण उस विलेज, टाउन या सिटी में फ्लड आ जाती है। अपोजिट होता है ड्रॉट। अगर किसी भी एरिया में inadequate rainfall leads to decreased groundwater level which makes soil dry। अगर किसी एरिया में बहुत कम रेनफॉल होता है, जैसे कि डेजर्ट में जो लोग रहते हैं, एनिमल प्लांट्स, वो मोस्टली रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ मेन सोर्स जो वाटर का होता है रेन होता है, वहाँ कोई रिवर तो होती नहीं है। तो अगर उस सीजन अगर वहाँ पे रेन नहीं होगी तो मिट्टी का जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो कम हो जाएगा, ग्राउंड लेवल में जो भी पानी होता है वो कम हो जाएगा। इस कारण से जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, वहां पे कोई भी प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इस कारण से वहां की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर प्लांट्स ही ग्रो नहीं कर पाएंगे तो एनिमल कैसे लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ एनिमल क्या होते हैं, प्लांट्स पे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो द कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट। तो ऐसी ही कंडीशन जब रेनफॉल नहीं होता है, सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ड्राई सॉइल दिखाई दे रही है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं ड्रॉट। एट द टाइम ऑफ ड्रॉट इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड वाटर। जब सूखा पड़ता है तो उसमें खाना और पानी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अंडरग्राउंड वाटर, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। जब भी रेनफॉल होती है तो वो पानी हमारी सॉइल के अंदर से होते हुए जमीन के अंदर चला जाता है, उसी को कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। जब हम हेडपंप या कोई वेल होता है या कुआं होता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो कौन सा पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। द वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड द अर्थ सरफेस इन द स्पेस ऑफ सॉइल रॉक और कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इनफिल्टरेशन, इनफिल्टरेशन एक सिंपल सा टर्म है, सिंपल सी प्रोसेस होती है। जो रेनफॉल से पानी अर्थ पे गिरता है या सॉइल पे गिरता है, वो सॉइल्स की लेयर यानी अर्थ की जो लेयर्स होती है उनमें से होते हुए अर्थ जमीन के अंदर पहुंच जाता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग, सिपिंग मतलब अंदर चुसना, जैसे पानी एक सिप सिप करके अंदर की ओर जा रहा है। The sipping into the soil after falling the surface of ground is called infiltration। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जब अर्थ की सरफेस पे या ग्राउंड की सरफेस पे रेन होती है या किसी भी तरह से हम पानी गिरा देते हैं, तो वो पानी वहां इकट्ठा नहीं पड़ा रहता, वो धीरे धीरे सिप होके या रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर या मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में से होते हुए पानी ग्राउंड के अंदर की तरफ जाना, उसे कहते हैं इनफिल्टरेशन। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है, जब इनफिल्ट्रेशन से पानी ग्राउंड के अंदर से जमीन के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, तो एक परमेएबल रॉक की लेयर होती है। परमेएबल मतलब सबसे ऊपर एक सॉइल की लेयर होती है, उसके नीचे थोड़ी सी दानेदार सॉइल की लेयर होती है, उसके नीचे रॉक की लेयर होती है। इस तरह से लेयर्स बनी हुई होती है। जो नीचे सबसे नीचे वाली रॉक की लेयर होती है उसे कह रहे हैं परमिएबल रॉक्स। तो उसके नीचे जब हम खोदते हैं तो नीचे क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो एक्वीफर वो होता है जो परमिएबल रॉक्स के नीचे वाटर कंटेन रहता है, उसे कहते हैं एक्वीफर। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हैंडपंप से पानी बाहर आ रहा है, लेकिन आपने सोचा है कि ये पानी बाहर कैसे आ रहा है और ये पानी का सोर्स कहाँ है, कैसे पानी इस हैंडपंप से बाहर आ पा रहा है। तो बच्चों, ये सोर्स जो होता है ज़मीन के अंदर से होता है। इस हैंडपंप का पाइप जो है एक्वीफायर से पानी को बाहर खींच रहा है। सबसे पहले जो पानी होता है ग्राउंड पर गिर रहा है और वो ग्राउंड से होते हुए सॉइल में से होकर फिर पोरस सॉइल्स में आता है और पोरस सॉइल से इम्परमेबल रॉक से होते हुए नीचे एक्वीफायर में आता है। ये इम्परमेबल रॉक एक्वीफायर को सेफ रखती है और इनफिल्टरेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं। जो पानी ऊपर से नीचे एक्वीफायर तक आ रहा है इसको कहते हैं इनफिल्टरेशन, और एक्वीफायर से जो पानी वापस ऊपर जाके हम यूज़ ले पा रहे हैं। तो अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो एक्वीफायर में वाटर लेवल बढ़ेगा और जो पानी एक्वीफायर में होता है वो बहुत ही सेफ और शुद्ध पानी होता है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वाटर जो होता है बहुत ही प्रीसियस है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल है, तो हमें इसका इस्तेमाल जो करना चाहिए, इसका यूज करते समय बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। तो हम किस किस तरह से वाटर को सेव कर सकते हैं या उसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम देख रहे हैं वाटर मैनेजमेंट का, कि हम क्या ऐसे मैनेजमेंट्स करें जिसके कारण वाटर का जो बर्बादी है कम से कम हो। तो आप क्या सोचते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में, आप किस तरह से वाटर सेव कर सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कीजिए कि वो वाटर को सेव करें। तो जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम अपना टैप बंद कर दीजिए। जब भी आपके डैडी को कार वॉश करनी हो तो पाइप की बजाय आप बाल्टी और कपड़े से लेके कार वॉश कीजिए, इससे वाटर की सेविंग होगी और ये बहुत ही जरूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के 2 मेथड। फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं ड्रिप इरिगेशन का, सेकेंड मेथड देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो वाटर मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर और मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज केयरफुली। तो वाटर मैनेजमेंट होता है कि हम जब वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं या उसका यूज ले रहे हैं तो उसको इस तरह से यूज ले कि उसके रिसोर्सेज सेफ रहें, यानी ऐसा ना हो कि पानी वेस्ट होता रहे और एक दिन ऐसा आए कि हमारा सारा पानी जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है खत्म हो जाए और हमें पानी के लिए तरसना पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि जब हम जो फील्ड होते हैं बड़े बड़े उसमें इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन मतलब पौधों की सिंचाई करना, सिंचाई मतलब पौधों को पानी डालना। तो खेतों में या फील्ड्स में जब पौधों को पानी डाला जाता है तो आमतौर पर फव्वारे का यूज किया जाता है, फाउंटेन्स का यूज किया जाता है। तो उससे क्या होता है बच्चों, जो मोस्ट ऑफ पानी अगर एक्सेस हो गया तो वो पानी नहर या नालों में चला जाता है। उसके कारण जो मिट्टी की ऊपर की जो लेयर होती है वो भी चली जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। जो उपजाऊ सॉइल होती है, जिसके अंदर हमारी ह्यूमस थी, जिसके अंदर फर्टिलाइजर था, वो हमारी क्या चली गई, पानी के साथ निकल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फव्वारों को अवॉइड करके यानी फाउंटेन्स को अवॉइड करके ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक नैरो पाइप होती है जो प्लांट्स की रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालती है, पानी डालती है, जिससे रूट्स जो होती है लिमिटेड जो पानी है उसको मिलता है, मतलब रूट्स का काम चल जाता है और पानी की वेस्टेज कम होती है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर टू द रूट्स ऑफ प्लांट यूजिंग नैरो ट्यूब इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स की रूट के अंदर एक नैरो ट्यूब से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाला जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, उसी को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे बहुत सारे पानी की बचत होती है। उसके अलावा हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन जो होती है फ्रेश वाटर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी रेन होती है तो हम उसके पानी को कलेक्शन कर सकते हैं। अपने घर के नीचे एक टैंक बनाकर जो भी हमारी छत पे, रूफ पे जो भी पानी आ रहा है वो पाइप के थ्रू उस टैंक में शिफ्ट किया जा सकता है। तो उसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड यूजिंग द इफेक्टिवली फ्रॉम अदर पर्पस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर को क्या करना, कलेक्ट करना और उसको बहुत सारे कामों में यूज लिया जा सकता है। तो उसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको पिक्चर देखकर समझ आ रहा होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर क्वेरी हो तो कोई कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेटेड करते हैं। और ऐसे ही कीप वॉचिंग, बी हेल्दी एंड बी सेफ।